हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, आज की क्लास में हम बीएससी फिफ्थ सेम के लिए ड्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। ड्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम, पहले ड्यूट्रॉन आप जानो होता क्या है। आपने हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन की बात करें हम, किसकी? सिंपल हाइड्रोजन। सिंपल हाइड्रोजन की बात करें हम, उसका सिंबल क्या होता है? 1H1। ये नीचे वाले क्या होते हैं चांद मेरे? ये नीचे वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात करें और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बात करें, वे 1 होते हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, वे होते हैं वेट में से नंबर माइनस करके, यानी कि 1 - 1 कितने? 0। तो अगर हम आपसे सिंपल हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ड्यूट्रॉन की बात करें, किसकी? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन होता है चांद मेरे हैवी हाइड्रोजन। क्या होता है? हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन। ये हैवी हाइड्रोजन क्या है? अरे आपने ड्यूटेरियम नहीं सुना, जिसे बोलते हैं 1D2, समझे? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वेट में से नंबर, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर माइनस करो 1। तो ये आपका ड्यूटेरियम होता है। अगर हम आपसे बात करें ड्यूटेरियम स्पेक्ट्रम की, तो लगभग दोनों का स्पेक्ट्रम सेम सा ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में कितने हैं? 1 है। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, दोनों का सेम सा ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? दोनों में सेम है। लेकिन रिडबर्ग कांस्टेंट और वेवलेंथ दोनों में डिफरेंस होती है। ये रिडबर्ग कांस्टेंट आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आपको समझा दूंगा। एक बार देख लो, माइक ऑन है यहाँ पे। आप सब अभी रूलर की हमें जरूरत है नहीं, तू क्यों खुल के आ गया? अभी तू अंदर जा। ये आप समझो बेसिक सी चीज, दोनों का सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। लेकिन इसका क्या है? वेट ज्यादा है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और वेवलेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पता हो कि जब इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी ले लेता है तो एक्साइटेड होकर हायर ऑर्बिट में पहुंच जाता है, और वहां लगभग कितनी देर तक रहता है? वहां रहता है 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रहता है लगभग। और इतनी देर रहने के बाद क्या होता है? नीचे आके गिरता है। वो या तो पहले ऑर्बिट में गिर सकता है, या दूसरे में गिर सकता है, या तीसरे में। आपको पता है जब पहले में गिरता है तो वो होती है लाइमन, दूसरे में गिरता है बामर, तीसरे में गिरता है पाश्चन, फिर चौथे में ब्रैकेट, पांचवे में फुंड। ये होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्या होता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऐसे बेटा इनकी बराबर में, जैसे ही आपकी ये मान लो ये H अल्फा लाइन है, कौन सी? H अल्फा लाइन है जो बामर में आ रहा है, तीसरे से दूसरे में जो आ रहा है, ठीक। इसके बराबर में फेंट लाइन मिलती है। फेंट, फेंट का मतलब एक तरीके से होता है धुंधली लाइन। वे किसे रिप्रेजेंट करती है? ड्यूटेरियम स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करती है। और इन दोनों की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता में, डार्कनेस में जो अंतर देखा गया लगभग इतना था, ठीक है। ये आपके मैंने मेनली ड्यूटेरियम स्पेक्ट्रम आपके लिए मौखिक रूप से समझा दिया। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में इसे लिखेंगे कैसे पेपर में, वो देखते हैं। तो देखो, ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स वे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। हाइड्रोजन का ये होता है, ड्यूटेरियम का ये। तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये एक दूसरे के आइसोटोप है। तो ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन द सिंपल हाइड्रोजन एटम। अगर हम सिंपल हाइड्रोजन एटम की बात करें, देयर इज 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन, जो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1H1। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ किसकी बात करें? ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम में कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1D2। देखो, मैंने देखा बहुत सारे टीचरों ने ऐसी किया कराया हुआ है। मैंने आपको इसे बड़े मतलब थ्योरेटिकल फॉर्मेट में भी इसे समझाने की कोशिश करी गई है। मास ऑफ द ड्यूट्रॉन इज ट्वाइस, देखो हाइड्रोजन का 1 है, इसका 2 है, तो क्या हो गया? ट्वाइस द मास ऑफ द सिंपल हाइड्रोजन एटम। मतलब सिंपल हाइड्रोजन एटम से ड्यूटेरियम का मास क्या है? ट्वाइस है, डबल है। सो द रिडबर्ग कांस्टेंट,
विल बी स्लाइटली मोर। देखो रिडबर्ग कांस्टेंट का सूत्र ये होता है आर डी इक्वल्स टू, ये आर की वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एम अपॉन एम। एम क्या है, ये वाला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस। जब हम बात करते हैं किसकी किसकी हाइड्रोजन की, सिंपल हाइड्रोजन की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है चांद मेरे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और मास ऑफ न्यूक्लियस, सिंपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल क्या पाया जाता है, सिंपल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल क्या पाया जाता है, केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो उसमें होते ही नहीं। वो तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो आप देखो ऊपर तो आ रही छोटी वैल्यू क्योंकि 10 की घात माइनस 31 है, नीचे आ रही बड़ी वैल्यू, इससे कितनी बड़ी है देखो 27, 28, 29, 23, 31, 10 की घात 4 गुना बड़ी है। तो जब हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो यह नेग्लिजिबल वैल्यू मिलती है जिसे जीरो मान लेते हैं। तो अगर हम सिंपल हाइड्रोजन की बात करें तो रिडबर्ग कांस्टेंट आर के बराबर ही होता है। किसकी बात करें हम, हाइड्रोजन की बात करें, आर के बराबर ही होता है, जिसका मान 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 होता है। तो सिंपल हाइड्रोजन का केस तो ये है, समझ रहे, सिंपल हाइड्रोजन के केस में ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, तो ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है वैल्यू, तो यही मिलती है वैल्यू सिंपल हाइड्रोजन के केस में केवल, ठीक। तो अब आप देखो एक है मास ऑफ न्यूक्लियस, इसके अगर देखा जाए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली के इनवर्सली, यानी कि ये ऊपर पहुंच जाएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और मास ऑफ न्यूक्लियस किसका भारी है चांद मेरे, भारी है किसका, ड्यूटेरियम का। अब जब ड्यूटेरियम का भारी है तो रिडबर्ग कांस्टेंट ड्यूटेरियम के लिए ज्यादा ना हो जाएगा, तो यही तो लिखा विल बी स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा होगा। फिर क्या कह रहा, हेंस वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरियम, इसका मतलब, और इसलिए ड्यूट्रॉन की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ देखो रिडबर्ग कांस्टेंट के इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जिसका रिडबर्ग कांस्टेंट ज्यादा वेवलेंथ कम। किसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी सर, ड्यूट्रॉन की। क्यों, क्योंकि ड्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है, मास ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होने की वजह से उसका रिडबर्ग कांस्टेंट ज्यादा हो जाता है। और रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रिडबर्ग कांस्टेंट ज्यादा वेवलेंथ कम, तो इसका मतलब आपकी ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी चांद मेरे, कम होगी। अब क्या करते हैं, इसे एक बार से रफ कर देते हैं ताकि आप लोग क्या ले सको, स्क्रीनशॉट, क्योंकि खाली लिखने से तो मजा थोड़ी है, नोट्स भी तो बने होने चाहिए। लिखवा तो रही है सब, बुकों में सब लिखा हुआ ही है, हालांकि मैं बुक से ही कोशिश करता हूँ लैंग्वेज में देखिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हमने क्या लिखा, हेंस वेवलेंथ ऑफ ड्यूट्रॉन स्लाइटली शॉर्टर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम से थोड़ी सी कम होगी। अगर अब हम ऊपर की साइड को चले, नीचे क्या है हमारा, ज्यादा जूम हो गया, कम जूम हो गई, ओके इतना बहुत है। अभी और ऊपर चलते हैं, हाँ हमने क्या लिखा, वेवलेंथ स्लाइटली शॉर्टर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट जनरल नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ बोथ इज फाउंड टू बी सेम। हमने क्या बताया कि जो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन, ये देखना पड़ता है सेल तो डाउन नहीं होगी, बैटरी तो डाउन नहीं होगी, कभी मैं पढ़ाता रहूं और आवाज ही ना आए। हमने क्या पढ़ा, वेवलेंथ स्लाइटली क्या होगी, कम होगी, रिडबर्ग कांस्टेंट स्लाइटली ज्यादा होगा, किसका, ड्यूट्रॉन का। लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो लगभग सेम ही है, क्योंकि दोनों वन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हमने क्या लिखा, बट जनरल नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ बोथ इज फाउंड टू बी सेम बिकॉज हाइड्रोजन एंड न्यूट्रॉन हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, दोनों में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन 1931 में उरे, ब्रिकवेटे, मर्फी और भी साइंटिस्ट थे बहुत सारे, लेकिन ये तीन मेन नाम है। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या, ईच स्पेक्ट्रल लाइन, जो भी ईच स्पेक्ट्रल लाइन थी, लाइमर बामर पार्शियल ब्रैकेट फुंड, इज accomplished by a faint line,
मतलब उसकी बराबर में छोटी सी फेंट धुंधली लाइन भी दिखती थी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती थी, विच हैव इंटेंसिटी ऑफ 0.015 बताया था, जिसकी अगर हम इंटेंसिटी तीव्रता या डार्कनेस नापे ऑफ मेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन से इतनी कम थी 0.015%, द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 3 to इज गिवन बाय, मतलब ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा H अल्फा लाइन बामर सीरीज के लिए होती थी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आता था। ठीक, इसकी वेवलेंथ का सूत्र वही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, लिखा कहाँ था, वो तो खैर ऊपर गया, हमने लिखा था वेवलेंथ का 1/h इक्वल्स टू RH जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 होता है, 1H1 यही तो है, तो 1 का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे, आपको सोल्व करके दिखा दूं, इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको सोल्व करके दिखाता हूं मैं इसे। देखो 1/2 का स्क्वायर RH, चलो फैंसी कर देते हैं, 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 एलसीएम 9 माइनस 4, 9 में 4 5/36 RH, जो किसके बराबर आ गया 1/λ के। लैम्डा निकालना है तो सीधा कर दूं 36/5 RH। हाइड्रोजन के लिए RH सेम ही होता है, R के बराबर बताया तो था 5/36। मैंने बताया था हाइड्रोजन के लिए M/m की वैल्यू बहुत छोटी बैठती है, इसलिए वो नेग्लिजिबल हो जाता है, तो RH R के बराबर ही आ जाता है, जो किसके बराबर आ जाता है 36/5 R के। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए हमने निकाल लिया। अब अगले पेज पर अब हम किसके लिखेंगे, देखो मैं आपसे, पेपर तो कट नहीं हो रहा हमारे इसमें वीडियो में, नहीं सही है। अगर हम किसकी वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन ड्यूट्रॉन एटम, ड्यूट्रॉन एटम के लिए 1/λd लिख दिया, RD यहाँ Z स्क्वायर आता है, RZ स्क्वायर, लेकिन ड्यूट्रियम भी 1dt होता है एटॉमिक नंबर, इसके लिए भी 1 होता है, तो ये भी नहीं लिखना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1/फेंट लाइन, वो जो लाइन आई उसके बराबर जो धुंधली लाइन दिख रही थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। 1/2 स्क्वायर सेम ही है, 5/36 बचेगा, बस RH की जगह क्या आ गया, RD आ गया। अब हम इन दोनों में डिफरेंस निकाल रहे हैं, आपको याद हो लैम्डा H किसके बराबर था, अभी थोड़ी देर पहले निकाल लो तो चांद मेरे, 36/5 RH की जगह हम R भी लिख सकते हैं, तो ये है ना 36/5 RH माइनस लैम्डा D, सीधा कर लोगे 36/5/RD। अब आप देखो 36/5 दोनों में कॉमन, 1/RH माइनस 1/RD। अब अगर आपको हल्का सा भी याद हो, सर हमारे कुछ याद नहीं रहता, अब हमने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था, देखो तुम्हें R का मान दिखाऊं, प्रीव्यू करना पड़ेगा, देखो ये रहा R, ये R की वैल्यू होती है, ये होता है हाइड्रोजन के लिए बिकॉज R/1 प्लस M/m, 1 प्लस R/1 प्लस M/m, R H इक्वल्स टू R/1 प्लस M/a स्मॉल। तो अगर 1/RH है, उल्टा है, तो उल्टा कर देंगे, 1 प्लस M/mH/R माइनस इसके लिए क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, 1 प्लस इलेक्ट्रॉन का मास तो दोनों को सेम है, उल्टा कर दिया ना, वो 1/RH की मान निकाल लेंगे, तो 1 प्लस M/m/R। हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, ड्यूट्रियम की बात करेंगे, यहाँ D आ जाएगा, यहाँ भी D आ जाएगा, RD। समझे नहीं समझे। अब 36/5 तो था ही, दोनों में R है, R कॉमन आ गया, क्या बता 36/, थोड़ा सा ऊपर कर दो, पूरा ही कर दिया मैंने, 36/R कॉमन। अगर हम मास की बात करें ड्यूटेरियम के
वो हाइड्रोजन का डबल होता है नहीं होता, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन है। और लैम्डा एच 36/5 यहाँ तो मिट गया। मैंने बताया था जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए RH R के बराबर हो जाता है, तो यही बैठ जाएगा। ये अभी हमने 2 मिनट पहले निकाला है। तो अब आप यहाँ देखो लैम्डा एच माइनस लैम्डा टी 36/5 R की जगह तो लैम्डा एच आ गया, ये इसकी जगह तो लैम्डा एच आ गया। बताओ M/mh यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, M/mh माइनस M/md की जगह 2mh। अब आप देखो M/mh तो कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ बचा 1 M/mh तो कॉमन 1/2, तो एक में से आधा गया तो आधा ही ना बचा M/mh इंटू 1/2, तो कितना बचा M/2mh ये बचा, तो M/2mh। अब हमें हाइड्रोजन की जो H अल्फा लाइन है उसकी वेवलेंथ पता होती है 6563 एंगस्ट्रॉम अपॉन जो हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन के मास का जो रेशो होता है आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन 1/1836 होता है, यानी कि जो इसका मास होता है हाइड्रोजन का वो 1836 गुना होता है। ठीक, तो 1/1836 लिख दिया, 2 ऐसा कैसे, जब इसे सोल्व करा तो 1.79 एंगस्ट्रॉम आया। सर पेपर में कितना करना है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप केवल थ्योरी तक लिखोगे, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो मैंने जानबूझ के ऐड कराई है ताकि आप क्या कर सको, चांद मेरे कुछ डेरिवेशन करके थोड़ा सा लंबा कर सको। आशा करता हूँ ड्यूटेरियम स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।